Hello guys, welcome back to my channel Learning Passion and you are learning with me Krishna Singhania. So guys, welcome back to the journey of our previous chapter and much interesting chapter. And I think you might be loving this chapter because this chapter is full of enjoyment, full of stories, that is case study, and full of knowledge and मच इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस नॉलेज बिकॉज ऐसा नॉलेज जो होता है ना आपको और इंटरेस्टिंग करता है कि और आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो गाइस यू माइट बी डेफिनेटली लर्निंग इजीली विथ मी और आपको मैं जितने भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ आई थिंक आपको समझ रहे होगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्या बात आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ना मैं आपका डाउट एक तो आपको नीचे कमेंट करके समझा दूंगा इफ नॉट लाइक दैट तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके कमेंट को सबके साथ शेयर आपके मिस डाउट को सबके साथ शेयर करते हुए आपको उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन भी दूंगा so guys before starting our chapter I would like to thank two of my two friends who really helped me for this channel first is my friend अथर्वा उभाले जिसने मेरी बहुत मदद की हु मोटिवेटेड मी उसने मेरी डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स को रिकग्नाइज किया एंड सेकेंड इज माई फ्रेंड जतिन जहांगीर बिकॉज आप आज से जितने भी थंबनेल देखोगे एंड आर अपकमिंग न्यू लोगो यस गाइस आवर चैनल इज गेटिंग आवर न्यू लोगो which will be designed by Jatin. So again, guys, thanks to Jatin and Atharva. अगर आप भी उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें आपके तरफ से थैंक्स जरूर बोलिएगा बिकॉज दे विल लाइक इट अ लॉट. So like guys, let us start with our chapter. So guys, here is our chapter. I said you in part 2 we are going to start with case study of Pakistan, China and third feature of democracy guys, that is of Saudi Arabia. In that we have 2-3 case studies. Guys, whichever thing I am sharing with you, it according to your text. Nothing I am sharing from my personal view or something यानी मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा आपको जितना भी आपके टेक्स्ट में शेयर किया गया है मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस. This was a simple disclaimer. So let's guys start. So guys, here comes 3 features of democracy in our part 2. अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी. So guys, in part 2 we are going to study 3 case study. So first case study is of Pakistan. Yes guys, here we are going to learn a first feature of democracy, that is key. वो हम बाद में देखते हैं ना पहले केस स्टडी देख लेते हैं तो ये सिंपल केस स्टडी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ. ही वाज अ मिलिट्री लीडर. ओके, इन पाकिस्तान व्हाट ही डिड, उसने खुद का मिलिट्री कुप किया मतलब मिलिट्री अटैक ऑन गवर्नमेंट इन 1999 अक्टूबर, जिसमें उसने क्या किया जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की विच वॉज इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान वॉज ओवरथ्रोन, यानी उसने उसके लीडर को निकाल के फेंक दिया. मीन्स उसने पोजिशन हथिया ली एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. मीन्स who will now lead the country, not as the president, who will lead the country, that is chief executive of the country. but later उसने अपना आप को president भी declare कर दिया of the country. now in 2002 he held the referendum. means एक एक्ट पास किया या फिर हम कहे एक उसने एक अमेंडमेंट लाया एक्ट में जिससे ऐसा हुआ कि उसे 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल गया. मीन्स ही वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स आल्सो. ओके, ऐसा उसने कर लिया. फिर उसने पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज जो पाकिस्तान के उनका बोलना था कि ये जो रेफरेंडम लाया उन्होंने जिससे उसे 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया टू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज बाय फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस. दिस वाज अगेंस्ट द रूल. पहले तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आना वो पहले अगेंस्ट द रूल था, पर उसने जो रेफरेंडम लाके उसका 5 इयर्स का जो प्लान एक्सटेंड किया था दैट वाज आल्सो बाय फ्रॉड. Then in August 2002 he led to legal framework order. Legal framework order means हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक्चुअली? मीन्स कि हाउ द कंट्री वुड वर्क या फिर उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक बुक में लिखे जाते हैं
and that book is called as Constitution. Okay, India's constitution was drafted on 26 January 1950. That's why we say it as a Republic Day, because that day we acted on a constitution. Okay, तो उन्होंने कुछ लीगल चेंजेस लाए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, and according to this what change he brought, that president got a power. कैसी पावर मिल गई कि वो जो नेशनल या फिर स्टेट असेंबली या फिर लोकल असेंबली या फिर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है, उससे वो निकाल सकता है। मीन्स अगर उन्हें उसका वर्क अच्छा नहीं लगा सो ही कैन ओवरथ्रो देम। ऐसा इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं? अगर समझ लीजिए नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया हम लोकल गवर्नमेंट का वर्क, तो क्या नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट का लीडर बदलो? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट he amended constitution in such a way that General Pervez Musharraf got this right. Okay, and what one thing happened, यहाँ पे उन्होंने वर्क जस्ट जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ना, वो सिर्फ ओवर लुक कर रहे थे सब काम पे, बाकी सब जो वर्क था वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स देख रहे, मीन्स लोकल जो लोग इलेक्ट करते हैं ना वो मिनिस्टर्स ही सब काम देख रहे थे, पर उनके फुल्ली राइट नहीं था खुद का कुछ डिसीजन लेने का। क्यों? बिकॉज दे वर ओवर चेक्ड बाय मिलिट्री को, मतलब मिलिट्री के जो लीडर्स थे फिर मिलिट्री मेंबर्स थे, वो लोग इन पे दिन भर चेक रखते थे कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, हमारे अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, नहीं तो। Okay, so what we can see here, that all the powers were not in the hand of ministers elected by the people. जनरल परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन की ऑर्डर तो दे दिए थे कि इलेक्शन हो सकते फॉर, बट फॉर व्हाट? स्टेट असेंबली एंड लोकल असेंबली, नॉट फॉर द सेंट्रल असेंबली जिधर जनरल परवेज मुशर्रफ थे। वहां पे मिलिट्री लीडर्स ही सब कुछ लीड करेंगे। लोकल लेवल या नेशनल या फिर स्टेट लेवल के लिए आप लोग इलेक्शन हेल्ड कर सकते हो, बट उनके ऊपर लुक कंटिन्यूसली रखा जा रहा था जिससे वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते, या फिर उनका कुछ अगर कोई चेंजेस लाने का व्यू होगा तो वो खुद से डायरेक्टली लिख के नहीं दे सकते थे। they need to go through leaders of military and then General Pervez Musharraf order, and then that act would pass. So powers were not in the hands of the members elected by the people, and they were continuously being checked by rulers of military. बट इतना ही नहीं ना, वहाँ पे इलेक्शंस भी नहीं हो रहे थे। In democracy we have seen that main leaders or rulers are elected by the people. General Pervez Musharraf was not elected by the people. He was by military attack on the government, है ना? So that was again fraud. So we can say that anyhow Pakistan was not a democratic here. He was doing some malpractices. It was going towards non-democracy, and here we get the first rule, that is first feature of democracy, that is in a democracy the final decision making power must rest with the those elected by the people, means जिन्हें लोगों ने अपनी इच्छा सेलेक्ट किया, like if now I am about 18 so I have got right to vote, now in next election I will have right to vote। अब क्या होगा, मेरे पास राइट है वोट करने का, अब मैं समझो मैं नरेंद्र मोदी को वोट करूंगा, बट उनकी जगह समझिए कोई और आके रूल कर लेगा। ही गॉट इलेक्टेड बाय ऑल, नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही इज नाउ लीडिंग द कंट्री। बट समझ लीजिए किसी दिन उनकी जगह कोई और बंदा आके बैठ गया और वो कंट्री को लीड करने लग गया। You will like that? No, you will think this person was not elected by me, so how he can rule us, how he can lead us? That you will think that it's unfair. So like this was happening in Pakistan. So here we get the first rule of democracy, that जो लोगों को हम elect करते हैं they should lead us and they should have major power, कि उनके पास होना चाहिए फाइनल डिसीजन लेने का पावर, ना कि दोस्त who have came through dictatorship or attack. Okay, so this was the first principle of democracy. Now second principle of democracy, free and fair electoral competition. तो केस स्टडी से देखेंगे तो आपको इजीली जाएगा। तो इधर दो केस स्टडी है ओके, इसमें फर्स्ट केस स्टडी इज ऑफ चाइना एंड सेकंड केस स्टडी ऑफ मेक्सिको। लेट अस गो वन बाय वन। सो व्हाट हैपन इन चाइना, चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं आफ्टर एवरी 5 years फॉर
कंट्रीज पार्लियामेंट जिसका नाम है कॉन्गो रेनिम दाइबियो, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इन इंडिया वी से एज लोकसभा और राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट हाउस, वैसे उनका जो कंट्री का पार्लियामेंट है उसका नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसके लिए हर 5 साल में इलेक्शन होते थे इन चाइना, एंड दैट कमिटी ओनली वुड सिलेक्ट एनी वन एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ओके, इतना तो हो गया। और अब इस जो पार्लियामेंट था इनका, उसमें टोटल 3000 मेंबर्स रहते थे। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो। ओके गाइस, सो दैट आई कुड नो कि आप लोग मेरे साथ लिंक्ड हो कंटिन्यूअसली। बट इधर एक प्रॉब्लम था चाइना में, दैट इफ यू वांट टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपको 3000 लोगों में से एक होना है, तो आपको वहाँ की जो एक इकलौती पार्टी उसका मेंबर होना जरूरी है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टैंड इन इलेक्शन। समझ लीजिए, मैं हूँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, समझ लीजिए चाइना का कोई लीडर बनना है, तब मैं खुद से मेरी कोई नई पार्टी फॉर्म करके नहीं जा सकता। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मुझे उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा, उसका जो भी लीडर होगा उसकी सुननी पड़ेगी, एंड देन आई कुड बिकम अ लीडर, नॉट अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जस्ट अ लीडर, एंड who will rule on me, the president, that is leader of Chinese Communist Party। इससे क्या हो रहा है, मैं खुद के डिसीजंस नहीं ले पाता हूँ, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मुझे लीडर यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कहेंगे, दैट बिकॉज ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो डू हैव राइट टू वोट, मीन्स मुझे क्या राइट है खुद से खड़े होने का? नहीं, चलो वो तो छोड़ो। क्या इफ आई एम अ सिटीजन ऑफ चाइना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है क्या? लाइक इन इंडिया वी हैव आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, देन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। सो वी हैव ऑप्शंस ना, कि हम किसी चारों में से किसी को भी, और भी बहुत सारी पार्टीज है, दिस आर 4 मेजर्स व्हिच आई एम रिमेम्बरिंग नाउ, तो आप इनमें से किसी को भी वोट कर सकते हो। बट इन चाइना आप भले लीडर्स अलग वोट कर रहे हो, पर वो इनडायरेक्टली मेंबर किसके हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ऑब्वियसली उनका ही लीडर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट। सो डू पीपल हैव रियल चॉइसेस अवेलेबल इन चाइना? नो। लेट अस गो थ्रू मेक्सिको स्टोरी। सो मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला इन 1930। ओके, सो वहाँ पे आफ्टर एवरी 6 years इलेक्शन होते थे फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बट वहाँ पे कभी डिक्टेटर रूल्स नहीं आया, फिर मिलिट्री coup ने अटैक नहीं किया। ओके, वहाँ पे थोड़ी अलग ही माल प्रैक्टिस चलती थी। कैसे? वहाँ पे 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, दैट वाज कॉल्ड एज पीआरआई। उसका फुल फॉर्म उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, और ये पार्टी ही वहाँ पे 2000 तक रूल करते आई। ऐसा नहीं था कि इनके पास भी चाइना जैसे सिर्फ एक ही पार्टी थी पीआरआई, नो, देयर वर अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल, बट PRI was doing some malpractices, or it was cheating, or we can say playing some dirty tricks to win the election. What they were doing, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्हें हायर कर लिया। तो इससे क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज को हर एक मीटिंग उनकी हैंडल करना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था, और अटेंड करते थे वो जैसा जैसा बोलते वैसा करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट जब, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे क्या करते थे, जिधर भी जाते थे या फिर उनके पास कोई काम करवाना आता था, लाइक इफ आई वांट टू मेक माई आधार कार्ड, सो आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर दैट, मेरा आधार कार्ड बना दीजिए। तो क्या मुझे पहले बोलेगा कि हाँ देखिए इस साल इलेक्शन होने वाला है, पीआरआई इज पार्टिसिपेटिंग, सो यू नीड टू वोट पीआरआई ओनली। लाइक ही वाज फोर्सिंग मी, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करके दूंगा, आपको सिर्फ पीआरआई को ही वोट डालना पड़ेगा, ऐसा। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, दे वर आल्सो फोर्स, कि वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे, नहीं आपको पीआरआई को वोट करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे या फिर आपके बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए पेरेंट्स भी बहुत टाइम फोर्सफुली होकर पीआरआई को ही वोट करते थे। देन व्हाट आल्सो दे वर डूइंग, वो लोग लास्ट मिनट पे जो पोलिंग बूथ होता है जिधर आप जाके वोट करते हो, वो बूथ की पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, जिससे आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि नया पोलिंग बूथ कहाँ है। So like this,
malpractices were done by PRI, and that's why they were getting elected, but not by fairly. They were doing some fraud work, and they spent a lot on presenting their candidate as a superior one, as the very best option being available to you. आपके से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसे वोट कीजिए, ये आपके लिए ये करेगा, आपके लिए नए चीजें लाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा, नए रोड बनाएगा, नए डैम्स बनाएगा. काम कुछ होता नहीं था. जस्ट दे वर प्रेजेंटिंग देयर कैंडिडेट एज अ परफेक्ट रोल मॉडल कि आपको ऐसे ही एज अ सुपरवाइजर चाहिए आपकी कंट्री के लिए. लाइक दिस कि लोग अपने आप उस पर्सन की तरफ attract होते थे, and they were voting that. So should we consider China had a perfect voting? No, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी अवेलेबल है. So I don't have any free and fair option being available there. And if we talk about Mexico, हाँ भले ही फ्री है, वहाँ पे पार्टीज चॉइसेस अवेलेबल थी, पर क्या वो रियली में थी? मैं कभी उनको क्या वोट कर पा रहा हूँ? नो. मुझे इनडायरेक्टली वोट तो सिर्फ एक ही पार्टी को करना है, दैट इज PRI, Institutional Revolutionary Party. So do I really have choices available? Currently, I don't know what is happening in China and Mexico. मुझे उनका इतना knowledge नहीं है about election system. But according to a text, वो थोड़ी पुरानी बात है that I am sharing with you. Okay? And लोग अगर इसके खिलाफ भी चले जाए या फिर अपोज कर तो क्या होगा? Because these dignitaries are at higher post, इनकी बहुत respect होती है. So could anybody defeat them? No, I think so. So here we get the second principle of democracy, that a democracy must be based on free and fair election. जो हमने देखा ना मेक्सिको में माल प्रैक्टिसेस होती है, वो सब नहीं होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर बेसिस पे होनी चाहिए. where those currently in power have a fair chance of losing. जो मतलब समझ लीजिए, let us take an example of India. अब इंडिया में 1999 से till 2014 Congress was ruling. But you see, in 2014, suddenly BJP came into action. So what? There was a fair chance of losing कि जो अंडर रूल्स थे वो उनके पास एक फेयर, उन्हें एक तरीके से हराया जा सकता था, है ना? In India it was possible, but in China and Mexico, I think so not, because no free and fair choices were available to them. Okay, now let us go through the थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. मैं आपको पहले राइट बता देता हूँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी केस स्टडीज है. आप सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पता है? इफ ना पता हो तो मैं आपको बता दूं दैट when you cross the age of 18 you get the right to vote. That is called as universal adult franchisee. But ये कहीं कहीं फॉलो नहीं होता है, तो दैट इज अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना? ऐसा. Now let us see the third feature of democracy, that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Means everyone has right to vote और सबके वोट को इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. आप ये केस स्टडीज देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. So first, in Saudi Arabia, women do not have right to vote. What they are saying, Saudi Arabia में women को right to vote था ही नहीं. तो इससे क्या होता है? Them that each citizen of the country doesn't have right to vote. Then second is इस्टोनिया में जो था, जो रशियन माइनॉरिटी थी, उन्हें राइट टू वोट इक्वली नहीं था. मीन्स किसी को है किसी को नहीं है. अगेन सेम कि everyone doesn't have right to vote. In Fiji, everyone had right to vote, but they had different thing. What? See, right to vote of indigenous Fiji has more value than a Indian Fiji. मतलब सबको right to vote तो था, पर दो कैटेगरी है, मतलब इंडियन फीजी है और जो वहाँ पे ओरिजिनल पीपल रहते वो है. तो जो इंडिजिनियस फीजी है उनके वोट को थी वन वैल्यू. मतलब समझिएगा एक बंदा वोट कर रहा है तो कंसिडर किया जाएगा एक बंदे ने वोट किया, और अगर किसी इंडियन फिजी ने वोट किया तो उसके वैल्यू, उसके समझ लीजिए वोट को 1/2 वैल्यू है. मीन्स अगर जब दो इंडियन फिजी वोट करेंगे तो अब उसे एक वोट कंसिडर किया जाएगा, ऐसा. सो हियर वी गेट द थर्ड फीचर फ्रॉम ऑल दिस थिंग, दैट इन डेमोक्रेसी ईच अदर सिटीजन मस्ट हैव वन वोट. सबको एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए. लाइक इन इंडिया, आप अगर
above 18 हो जाते हो, you become a universal adult franchisee member, so you get right to vote, you can go and vote. Okay. And similarly in India हर एक बंदे के वोट को एक ही वैल्यू है, उसे एक ही कंसिडर, इफ आई एम वोटिंग सो आई एम डूइंग वन वोट, मेरे वोट को ना डबल काउंट किया जाएगा ना हाफ, सो लाइक दैट। ओके गाइस, सो गाइस हियर पार्ट 2 एंड्स। मैंने इसके अंदर जो 3 केस स्टडीज कहा था मैंने कवर कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कवरिंग द स्टोरी ऑफ जिम्बाब्वे and we are going to see till why democracy. Okay, this part I will cover in part 3, and then in part 4 we will be going through points against democracy and for democracy, and then we will see the broader meaning कि democracy सिर्फ ये 4 फीचर्स के इसलिए नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, आप उसे इतने से टॉपिक में सिमट के नहीं रख सकते। यू नीड अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। सो गाइस, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, इन कमेंट बॉक्स। आई विल really answer your doubts or if any suggestion you have. And guys, आप टेंशन मत लीजिए, आप जितने भी केस स्टडीज मैंने आज आपको साथ शेयर की है इस चैप्टर की, डोंट वरी, मैं इसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप ये फीचर एक्सप्लेन कीजिए या फिर ये आपकी केस स्टडी बताइए, नो वरी, मैं जो पार्ट 4 के साथ नोट्स आएंगे उसके अंदर हर एक कंट्री की वाइज केस स्टडी के पॉइंट्स निकाल के आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आप आंसर के रूप में भी यूज कर सकते हो। So guys, thank you for seeing my videos, and if you like my videos then please subscribe my channel, hit the bell icon and like button. Guys, bye.